हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है 5 सितंबर 2021 को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। ये जो पेपर है इसको कहेंगे कि इजी टू मीडियम है, मॉडरेट लेवल का है और बहुत ज्यादा टफ तो कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ जो लेबर लॉज के क्वेश्चंस होते हैं या जो अकाउंट सेक्शन के क्वेश्चंस थे जिसको लेकर लोग काफी परेशान चल रहे थे कि क्या पता किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वैसे वहां भी सवाल नहीं आए जो किसी को परेशान कर सकते हैं। इवन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस दिखे जो कि डायरेक्टली रिपीट हुए प्रीवियस ईयर से, नहीं डायरेक्टली रिपीट हुए तो एकदम मिलता जुलता जो कंसेप्ट था उसी पर रहा। ये देखने को मिला कि इस बार जो अकाउंट्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं या कोई भी सेक्शन है वो डिस्टॉर्ट करके जड़ा दिया हुआ था, एक जगह पर एक साथ प्लेस नहीं था। हम आपके साथ सेट ए डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस हैं और इसके लिए 3 पार्ट्स में आपको ये कंप्लीट वीडियो मिलेगा जिसमें हर एक सेट में मतलब हर एक पार्ट में 40 क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर, जहां पर कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए यहाँ डेडिकेटेड कोर्सेज हैं जिस पर कि अभी कई तरीके के डिस्काउंट्स चल रहे हैं। और ये जो टोटल कोर्स है इसमें मोर देन 300 वीडियोस हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। और अगर इसके बारे में आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, तो हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन पार्ट पे। तो इंग्लिश वाले सेक्शन से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। टोटल आप देख पाएंगे कि 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं और यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 का। खैर ये सारी बातें यहाँ हम कुछ मायने नहीं रखती है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है अभी क्वेश्चंस को देखना। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स योर ओन लिविंग। अब यहाँ पर आपको यहाँ से मोस्ट सुटेबल सा वर्ड चूज करना है कि क्या होना चाहिए, अफोर्डेड या अर्नड, गेन्ड या वोन। तो देखिए यहाँ पर जीवन यापन का संदर्भ मिल रहा है और ओन लिविंग या लाइवलीहुड जिसको कहते हैं कि अर्न योर लिविंग, तो यही सबसे फिट बैठ रहा है। और 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न योर ओन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 2, द एलिफेंट फेल इनटू अ, यहाँ ब्लैंक है, द हंटर्स हैड सेड। तो हंटर्स ने एलिफेंट के लिए क्या लगाया होगा जिसमें कि वो गिर जाए, ट्रैक, ट्रैप, ट्रिक या ट्रंक। तो ट्रैप यानी कि जाल लगा रखा था हाथी के लिए जिसमें हाथी गिर गया। तो ये बहुत आसान सवाल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां पर कहा जा रहा है कि द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट्स फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन यू हैव ऑन इट। यानी कि ये जो लिबास है, ये जो कपड़ा है, ड्रेस है, ये उतना टाइट नहीं है। इट विल मतलब आप पहनेंगे इसको, जब आप अपने शरीर में डालेंगे तो ये बेंड कर जाएगा या एक्सपैंड करेगा या स्क्वीज करेगा या स्ट्रेच होगा। तो देखिए स्क्वीज का मतलब होता है सिकुड़ जाना, कोई सेंस नहीं है। और कपड़ा का बेंड होना क्या होता है? अभी आपके पास 2 मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस हैं, या तो एक्सपैंड या स्ट्रेच। तो कपड़े के लिए स्ट्रेच वर्ड यूज होता है जहां पर इलास्टिसिटी टाइप की चीजें होती। तो 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेच। द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल स्ट्रेच व्हेन यू हैव ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 4, with his back to the old man he stood at the window, fist clenched and his shoulders fill in the blanks with his choked sobbing। तो देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के अवस्था की बात की जा रही है और यहाँ पर प्रतीत होता है कि वो काफी कमजोर व्यक्ति है और उसमें क्या दिख रहा है कि उसकी जो शरीर है उसमें कंपन हो रही है, वो व्यक्ति कांप रहा है। तो यहाँ पर हिज शोल्डर्स फिल इन द ब्लैंक्स क्या सुटेबल होगा, शिवर्ड या शुक या वाइब्रेट या मूव। तो देखिए वाइब्रेट तो ये मैकेनिकल चीजों में यूज होता है, जैसे कि मोबाइल का वाइब्रेट करना। लेकिन यहाँ पर जब इंसान ठंड से कांपता है तो उसके लिए सही वर्ड जो यूज होता है वो होता है शिवर्ड। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, द bereaved mother proudly received the gallantry award, fill in the blanks, her brave son who had laid down his life in the recent war। यानी कि यहाँ पर एक सैनिक है,
ये वो एक पुत्र भी है जो वीर गति को प्राप्त हो चुका है और उसकी माँ उसके बिहेव पर, ठीक है, उसके एवज में आकर और ये अवार्ड जो सम्मान है वो रिसीव कर रही है। तो क्या सही वर्ड होगा इसके लिए? इन द नेम ऑफ, या इन ल्यू ऑफ, या ऑन द बिहाफ ऑफ, या फॉर द सेक ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले पांचों सवाल काफी इजी थे। अब हम यहाँ पर विपरीत जो एंटोनिम है, अपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को आपको भर के और सही जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कि सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेस लैविश पार्टीज ऑन बर्थडे, कि कोई लड़की की बात की जा रही है कि वो अपना जो बर्थडे है वो काफी लेविश स्टाइल में मनाती है, यानी काफी अच्छा खासा वहां खर्च किया जाए, काफी वो मतलब कहने लग्जरी के साथ मनाया जाए। तो ये लेविश का अपोजिट क्या होगा? फ्रुगल, या डिसेंट, या चीप, या फिर स्ट्रेंज। तो देखिए एक्सपेंसिव का उल्टा होता है चीप, लेकिन लेविश जो है उसके लिए सही अपोजिट वर्ड हो गया फ्रुगल। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैलोर, यानी देखिए सैनिक की जो बहादुरी होती है उसको वैलोर कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? यानी कि अगर कोई डरपोक है, कायर है, तो उसके लिए कॉवर्ड वर्ड होता है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोवर्टिस। ये आसान सवाल है, आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर बात की गई है कि दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, यानी कि ये जो क्षेत्र है काफी उर्वरकतापूर्ण है, उर्वरक है, फर्टाइल है। तो फर्टाइल का उल्टा क्या होगा? एरिड, बैरन, प्रोडक्टिव, या स्टेराइल। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैरन, यानी बंजर भूमि को कहते हैं बैरन, और ये फर्टाइल का उल्टा है। अब अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा हो स्टेराइल, तो ये स्टेराइल जो है ये दूसरे टाइप की फर्टिलिटी की बात होती है, जो बायोलॉजिकल फर्टिलिटी होती है, मदरहुड से रिलेटेड है। या स्टेराइल का ये भी मतलब होता है इनफर्टिलिटी, सॉरी मैंने यहाँ फर्टिलिटी वर्ड यूज कर दिया, या जहां पर किसी तरीके के सर्जरी ऑपरेशंस के बाद अगर किसी व्यक्ति को इनफर्टाइल बना दिया जाए तो उसके लिए स्टेराइल सही वर्ड होता है। ओके, बाकी ये रीजन क्षेत्र के बारे में, भूमि के बारे में हो रहा है, तो बैरन और फर्टाइल सही वर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सम सिक इमिग्रेंट्स वेयर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। अब ये इमिग्रेंट्स का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, माइग्रेशन से रिलेटेड ये टर्म है, काफी ज्यादा रिवर्स माइग्रेशन न्यूज में था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान। तो इमिग्रेंट्स का उल्टा क्या होगा? नेटिव, यानी वहां के बसिंदा लोगों को नेटिव कहते हैं, और इमिग्रेंट्स यानी वो कहीं से आए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, यानी एंटोनिम्स का ये आखिरी क्वेश्चन है। द क्वेश्चंस वेयर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। अब एलिमेंट्री का सीधा मतलब होता है बेसिक या फिर प्रारंभिक, और एलिमेंट्री का उल्टा क्या होगा? अनयूजुअल, या प्राइमरी, या नैब, या फिर एडवांस। तो देखिए प्राइमरी या नैब मतलब हो गया नौसिखुआ, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री का उल्टा बताना है तो वो होगा एडवांस। वैसे भी मैथ्स वगैरह के जो पहले पेपर होते थे तो एक कहलाता था नॉर्मल मैथ्स के लिए जनरल मैथ्स, और एक होता था एडवांस, यानी टफ के सेंस में यूज हो रहा है, नॉट बेसिक के सेंस में भी यूज हो रहा है। अब आते हैं हम सिनोनिम्स पर, यानी ऐसे वर्ड्स जो कि नियरेस्ट या सेम मीनिंग देने का कोशिश करें। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेस एंड वायलेंस। तो कार्नेस के जगह पर कोई ज्यादा सुटेबल वर्ड आप क्या यूज कर सकते हैं इन चारों में से? ब्लडशेड, लस्ट, कंसर्न, या फिर सटायर। इसके लिए सही सबसे ज्यादा जो नियरेस्ट पॉसिबल वर्ड है वो है ब्लडशेड, कि टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ ब्लडशेड एंड वायलेंस। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, दिस रिलीजियस गिफ्ट that makes men women is still alive in Indian soul। यानी ये जो एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ समझ लीजिए अभी के लिए, कि एक जो उपहार है, जो एक गिफ्ट मिला हुआ है हमें नेचर के तरफ से, जो कि इंसान को बहुत ज्यादा कह लें कि कंपैशनेट बनाता है, उसको लाइवली बनाता है, वो अभी भी भारतीय लोगों में जीवित है, ये बात कहा जा रहा है। वो कौन सा गिफ्ट है जो इंडियंस को मिला हुआ है नेचर के तरफ से? मिस्टिकल, या स्पिरिचुअल, या फिर मेटाफिजिकल, या फिर फिलोसॉफिकल।
तो यहाँ पर आध्यात्मिक जो एक वरदान है उसकी बात की जा रही है, यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात की जा रही है। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए सोचना समझना कि कितना ये इंपॉर्टेंट है सेफ्टी हर एक किसी के लिए। तो इमेजिन का यहाँ सीधा मतलब है समझने के संदर्भ में, अंडरस्टैंड। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14, public service is not merely something that occupies the hours you are doing it, but invades all your life and experience and affects them in one way or the other। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पब्लिक सर्विस की, यानी कि जो लोक सेवा होता है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये ना सिर्फ जितने आप घंटे काम करते हैं लोक सेवा में वो समय ले जाता है, बल्कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में, पर्सनल लाइफ में भी ये इफेक्ट करता है, एक वे में या दूसरे वे में। तो देखिए यहाँ पर ऑक्युपाई वर्ड यूज किया गया है, तो ऑक्युपाई से मिलता जुलता ही वर्ड इस इन्वेड के जगह आप यूज कर सकते हैं। क्या होगा? प्रिजर्व, डिमोलिश, कवर या स्पॉइल। तो सही वर्ड होगा इसके लिए 14 का ऑप्शन नंबर सी, कवर्स। कि पब्लिक सर्विस इज नॉट मेरिली समथिंग दैट ऑक्युपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट, but covers all your life and experience and affects them in one way or the other। Question number 15, he was in the early part of 20th century a staunch nationalist of liberal fold। देखिए यहाँ पर जो लिबरल है उसका सीधा मतलब निकल रहा है कि वो हठधर्मी के संदर्भ में यूज हो रहा है। तो स्टॉन्च, यहाँ पर स्टॉन्च नेशनलिस्ट कहा जा रहा है जो कि लिबरल फोल्ड का हो, यानी उसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है डॉगमेटिक। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर एरर स्पॉट करना है। यहाँ 4 पार्ट दिया गया है और आपको बताना है कि किस पार्टिकुलर सेक्शन में एरर है। जैसे कि यहाँ कहा गया है नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज डन दिस, और यहाँ पर फुल स्टॉप पर नो एरर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है क्या। तो देखिए ये बेसिक सा रूल है नाइदर नॉर वाले में कि पहला जो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ प्लुरल आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर नाउन आपको नजर आ रहा है ये क्लर्क जो कि सिंगुलर है, और सेकंड वाले नाउन के हिसाब से ही यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हैज है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द कार which went past us when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour। इसमें क्या कोई एरर है या नहीं है आपको बताना है। तो यहां पर द कार which went past us, यहां देखिए पास्ट टेंस की बात पता चल रहा है। यहां पर वेयर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन, यानी ये बिल्कुल पास्ट की बात हो रही है, लेकिन ये डूइंग जो है ये सटीक नहीं बैठ रहा है। यहां पर आप इसके लिए रनिंग या गोइंग या मूविंग ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर इसी में एरर है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर दिस स्टे, आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। इसमें किस पार्ट में एरर है? तो यहां पर स्टे जो है, ये जो वर्ड है इसमें इशू है। ये स्टे की जगह क्या होना चाहिए था? स्टे इन अब्रॉड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एरर है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव मच वर्क टू डू, फुल स्टॉप, नो एरर। क्या इसमें एरर है? जी बिल्कुल नहीं, ये अपने आप में ये लाइन जो है एकदम कंप्लीट है और करेक्ट है। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। तो 19 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन until the late 1800s। क्या इसमें कोई एरर है या कोई एरर नहीं है? तो बिल्कुल एरर है। यहाँ पर बेस्ड ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ बेस्ड ऑन होना चाहिए, इसी पार्ट में एरर है। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टाइम्स
डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 and 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3। यानी कि ये कहा जा रहा है कि 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने संख्या होंगे जिनमें 3 आता हो, या तो यूनिट प्लेस पे आता हो या फिर टेंस प्लेस पे आता हो, कहीं भी आए लेकिन 3 आना चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी शर्त है कि वो जो संख्या हो उसमें 3 से पूर्ण रूप से भाग ना लगे, यानी 3 से डिविजिबल ना हो। तो जैसे 3 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 13 क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो वैसे अगर संख्याओं को हम ढूंढें कि ये कौन कौन से संख्या होंगे, तो 13 होगा, इसके बाद 13 के बाद कौन सा संख्या होगा? 23 होगा, फिर 31 होगा, इसके बाद 32 होगा, 33 नहीं होगा, 34 होगा, अब क्या होगा? 35 होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा, इसी तरीके से 38 होगा, लेकिन 39 नहीं होगा। अब हम 43 लिख सकते हैं, 53 लिख सकते हैं यानी 53, लेकिन 63 नहीं होगा, 73 होगा और 83 होगा, 93 नहीं होगा। अब अगर इनकी गिनती कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना आसान सवाल है। सही जवाब हो गया 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि 74 का पावर 100 है, क्या अगर इसको 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपको बताना है। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर परफेक्ट थ्योरम जो है उसको लगा सकते हैं, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि 74 है, इसको हम अगर ऐसे तोड़ ले कि 72 + 2 का पावर 100 और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 9 से, ठीक है, तो कुछ भी होगा, ये 9 और 9 से 72 कट जाएगा ना, 9 8 72, ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, ये आप समझ पा रहे हैं। तो आपके पास क्या बच जाएगा? ये 2 वाला कंपोनेंट बचेगा, ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, इसी में रिमाइंडर आने के चांसेस हैं। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर जो है आप इसको लिख दीजिए 100 और फिर इसके बाई में 9। अब इससे जो रिमाइंडर आएगा उसी से आपको मतलब है। अब इसको और हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 का पावर 3 और इसका होल पावर 33 यानी 99 हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और बाई 9। अब ये परफेक्ट थ्योरम पर कैसे बैठ रहा है? क्योंकि परफेक्ट थ्योरम कहता है कि अगर n-1 का पावर x हो और बाई n हो, तो यहां पर हमारे लिए बताना आसान हो जाता है कि ये रिमाइंडर कितना है। ठीक है, इस केस में ये जो रिजल्ट होता है ये 1 होता है। ओके, अब आप वैसे समझ गए। यहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं तो 2 का पावर जो 3 है वो 8 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इस केस में ऐसे हमने लिखा था 2 का पावर 3 का पावर 33 इंटू 2 बाई 9, यानी कि अगर 9 को इस जगह पे लिखना होगा तो हम लिखेंगे 9 - 1 का पावर 33 इंटू 2 बाई 9। अब यहाँ क्या देखेंगे कि ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है कहीं ना कहीं बचेगा, यानी -1 बचेगा, -1 और इंटू 2। तो ये -1 इंटू 2 हो जाएगा -2। अब -2 अगले टर्म के साथ अगर हम जोड़ दें इसमें 9, तो हमें सही जवाब मिल जाता है कि ये 7 रिमाइंडर बचेगा, जो कि आपसे पूछा गया है। तो 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक मीन ऑफ √3 - √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एवरेज बताना है, अर्थमेटिक मीन। रेसिप्रोकल क्या होगा? √3 - √2 का वही होगा ना, √3 + √2। ओके, और एवरेज निकालना है तो यहाँ प्लस का साइन देके और यहाँ नंबर बाई 2 कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। अब यहाँ -√2 और +√2 कट गया तो हमें मिल गया 2√3/2। 2 कट जाए तो हमारे पास जवाब मिल जाता है। करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, अब ये एक मजेदार सवाल है। सपोज x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2 and y is increased by 2, the ratio becomes 2:1। यानी कहा जा रहा है कि x - 2 by y + 2 is equal to 2/1।
इसी तरीके से आगे कहा जा रहा है कि अगर x इज इंक्रीज्ड बाई 2 यानी x प्लस 2 बाई y माइनस 2 तो ये आता है 3/1। तो आपको x माइनस y का वैल्यू बताना है। अब इस केस में क्या होगा कि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू हमें मिलेगा 34 और y का वैल्यू जो है वो मिलेगा 14 और इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमें सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 20 मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को आसान है ये, इसको एक इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए और कैलकुलेट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25, लेट n बी ग्रेटर देन 1 बी अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट वो एक इंटीजर नहीं हो, कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं हम इसे 10 ही मान लेते हैं। ओके चलते हैं। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, n हैज अ फैक्टर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। क्या ये बात सही है? तो चलिए 10 का अगर अप्रोक्स हमें स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर रूट कितना होगा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, 3.1 3.2 कुछ भी मैटर नहीं करता है, 3 पॉइंट समथिंग हम कह रहे हैं, 3 पॉइंट के बाद, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो n का स्क्वायर रूट हो गया ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग। अब अगर फैक्टर्स में तोड़ दे 10 को तो हमें मिलेगा 5 इंटू 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 है 2 से बड़ा होता है 3 पॉइंट समथिंग। तो ये पहला वाला सिचुएशन तो सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि n हैज अ फैक्टर व्हिच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब देखिए जब इसका फैक्टर दूसरा क्या है 5, 5 क्या है कि ये जो स्क्वायर रूट है उससे बड़ा है। ये दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर दिया है इसको डेसिमल वैल्यू में कैलकुलेट करना है। अब ये तो एक वैसा क्वेश्चन है कि बाइनरी को आपको डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यही संख्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 0 1 1 1 और 0। अब इसको क्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इस जगह को लिख सकते हैं 0 इंटू 2 का पावर 0। अब ये 10th पोजीशन पर है तो ये सेकंड नंबर पर है ना, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर 1। इसके लिए क्या होगा 1 इंटू 2 का पावर 2, इसके लिए 1 इंटू 2 का पावर 3, इसके लिए 0 इंटू 2 का पावर 4 और यहां पर होगा 1 इंटू 2 का पावर 5। अब जो 0 वाला सिचुएशन है वो तो ऐसे ही कट जाएगा ये। अब जो बच गया इन्हें ऐड कर देना है तो 2 का पावर क्या होगा 32, 2 का पावर 5 32, इसी तरीके से 2 का पावर 3 8 होगा और यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 4 और यहाँ पर 2 का पावर 1 है तो 2 हुआ इंटू, ये देखिए कितना हो जाएगा 32 8 40 और 4 44 और 2 46। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 46। क्वेश्चन नंबर 27, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स। तो देखिए नॉर्मल सा हम प्रिंसिपल जानते हैं कि हम यहाँ पर रॉ डाटा को डालते हैं, सीपीयू में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में है, वो प्रोसेस्ड होता है और इसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। तो कहीं भी जब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर इनपुट होता है, वहां पर स्टोरेज होता है और आउटपुट होता है। लेकिन ये तो स्विचिंग जो टर्म है ये नेटवर्क स्विच करने के संदर्भ में यूज होता है, ये प्रोसेसिंग डेटा से रिलेटेड नहीं है, रॉ डेटा और फिनिश्ड आउटपुट से रिलेटेड नहीं है। यही आपसे पूछा गया था। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following memories is extremely fast and acts as a high speed buffer between the CPU and main memory। तो जैसे हमारे बॉडी में कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड ही अपना डिसीजन ले लेता है, जैसे हाथ जल रहा हो, बिजली का झटका लगे, हाथ पीछे खींच जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हाई स्पीड बफर डेटा होता है और ये जो होता है मेमोरी होती है, बल्कि जो कि काफी फास्ट काम करती है और इसको कैश मेमोरी कहते हैं। और कई बार हम इसे बीच बीच में क्लीन भी करते रहते हैं, इसको कैश कहते हैं, कुछ लोग कैच भी कहते हैं, बट करेक्ट आंसर 28 का तो ऑप्शन डी ही है, आप जो बोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर सवाल, ये इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है।
अब आप बताइए 120 सवालों में क्या इससे आसान सवाल हो सकता है कुछ? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, फेडोरा या गूगल क्रोम? तो सभी को पता है कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर्स हैं, लेकिन ये फेडोरा जो है ये ब्राउजर नहीं है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 कि 1 गीगाबाइट में कितना इंफॉर्मेशन होता है, यानी 1 जीबी को अगर एमबी में बांटना हो तो कितना एमबी होगा? तो 1024 एमबी। 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। अब महात्मा गांधी से यहाँ पर 2-3 सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ सवाल है 31 नंबर कि वेयर डिड महात्मा गांधी पुट हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? तो आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत लौट के आते हैं और उस दिन को हम यादगार बनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी आते हैं और यहाँ शुरू होती है उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स, एंटी इंपेरियलिस्टिक जो होता है टेंडेंसी में, नेचर। लेकिन महात्मा गांधी जी का पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहाँ होता है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, या गुजरात के खेड़ा में, या बिहार के चंपारण में, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में? तो सही जवाब है 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने वाले पर्सनालिटी का आप नाम बता सकते हैं क्या? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें कई तरीके की बातें हो सकती है कि गांधी जी सबसे पहले अगर जो मास स्ट्रगल करते हैं वो चंपारण में करते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि गांधी जी ने केक खाया था। ओके, तो सी से चंपारण, ए से क्या होगा अहमदाबाद और के से खेड़ा, ई को भूल जाइए। लेकिन अब गांधी जी ने केक नहीं खाया, ये बस अब ई को याद रखने के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पर कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक गांधी एज महात्मा? तो ये महात्मा गांधी के काफी करीबी इनके मित्र लुई फिशर साहब हैं, इन्होंने ही ये इस बुक की रचना की है, गांधी एज महात्मा। क्वेश्चन नंबर 33। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो जब देश आजाद हो रहा था उस समय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए ये सवाल कई रूप में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन थे, आखिरी कौन रहे, सबसे कम उम्र के कौन रहे, सबसे बुजुर्ग कौन रहे, पहली महिला, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य जेबी कृपलानी। यहाँ पर आप देख लीजिए 46 से 47 कृपलानी साहब रहे हैं और 40 से 46 6 साल तक अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं, मौलाना साहब। क्यों? ये जो दौर था ये कोल्ड वॉर नहीं, WW2 वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और इस समय कोई भी सेशन नहीं चल रहा था, तो वो कंटिन्यूटी में रहे। क्वेश्चन नंबर 34। ड्यूरिंग 1931 का दौर था और उस समय आपको पता है कि काफी सोशलिस्ट क्रांति चल गई थी, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ये सभी छा गए थे और कहा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में किसान सभा मूवमेंट जो है वो डेवलप हो रहा था? बिहार के गया जिला में। तो देखिए बिहार और आजू बाजू के जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर बोलबाला था किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का। हालांकि वो मूल रूप से रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनकी जो कार्य भूमि है, जो कार्य क्षेत्र है वो बिहार रहा और आगे चल के जो ऑल इंडिया किसान सभा बनता है उसके ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 35 कि ये पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 का, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया? मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, अरहर पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये बहुत आसान सवाल है जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36। ये इंटरेस्टिंग सवाल है और यहाँ पर आपके नॉलेज का भी थोड़ा जांच हो जाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कि एनजीटी जो है उसे सेटअप किया गया 2010 में, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि इट्स पर्पस इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources. Absolutely correct.
चौथा जो स्टेटमेंट है, इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल सही है, और यहां पर किसी भी तरीके का सीआरपीसी प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहा गया था, इट इज बाउंड बाय प्रोसीजर लेड बाय सीआरपीसी, ये नहीं फॉलो होता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, एस्टिमेट कमिटी या कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स। तो इसका सीधा मकसद है कि ये रिपोर्ट करता है व्हाट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस, इफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में बी अफेक्टेड, और यही सही जवाब है। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिए सर्वे से एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ लिया गया है कि इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ध्यान दीजिएगा यहां पर किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नॉमिनल नहीं पूछा जा रहा है, यहां रियल पूछा जा रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन इक्वेट करके आपको बताना है कि सर्वे का क्या कहना था कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 21-22 के लिए क्या रहने वाली है। बहुत सही, 11%। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कि नीति आयोग जो है हमारा, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना जब मोदी जी की पहली गवर्नमेंट आती है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का इंग्लिश तो पॉलिसी होता है, नीति जो एक वर्ड है हिंदी का, बट नीति ये एक्रोनिम है किस चीज का? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। और इस स्पेसिफिक वीडियो का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following is not a correct description of नमामि गंगे प्रोग्राम? पहला कि ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, बिल्कुल सही, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री पहले हुआ करता था और बाकी मंत्रालयों को ही मर्ज करके जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया। दूसरा है कि इट प्राइमरली कवर्स विलेजेस इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। नहीं साहब, ये नहीं सही बात है। जहां से गंगा नदी गुजरती है यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, उन स्टेट्स के लिए है। यहां पर ओडिशा जो है ये गलत हो जाता है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था तो बी ही करेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी जो दो सही स्टेटमेंट्स हैं कि इट एम्स टू मेक विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त गांव बनाने की बात की गई है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और चौथा जो स्टेटमेंट है कि इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म सम विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एज गंगा ग्राम, ये भी बात की गई है। तो ये गंगा ग्राम बनाने की बात की गई है, स्वच्छ गांव बनेंगे, हेल्दी गांव बनेंगे। तो इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चंस देख लिए, फिर हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं या इन नंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।